बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, वो डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स का क्या मतलब है और विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स का क्या मतलब है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम शॉर्ट सा ब्रीफ सा होगा। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, डिटेल से मुराद मेरी ये है कि डिटेल में लिखाई नहीं होगी, बाकी तो चीज़ें डिटेल में होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि अगर एक इक्वेशन है, उसका जो ऑर्डर है अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो उसे हम कहेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, सम टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं डी डॉट ई लिख दूंगा, सम टाइम यू लिख दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो एक से ज़्यादा है तो वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं समझने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा। फर्ज करें हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये जो डेरिवेटिव है ये फर्स्ट ऑर्डर का है और ये डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन भी यही होती है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये जो है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव हैं वो दो हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर है और एक सेकंड ऑर्डर है। तो ये तो क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, कि इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर एक से ज़्यादा है। क्यों एक से ज़्यादा है? क्योंकि इसके अंदर एक डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का है और ये सेकंड ऑर्डर का है। तो ये जो डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर इस डेरिवेटिव से ज़्यादा है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड से बड़ा होता है, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसे हम कहेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं दूसरे स्टाइल में लिखने जा रहा हूँ। अगर मैं लिखूंगा सेकंड डेरिवेटिव तो मैं इस पे यूज करूंगा डबल प्राइम ऐसे। ठीक है, और डबल प्राइम का मतलब होगा फिर सेकंड डेरिवेटिव और ये एक प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इसी इक्वेशन को मैंने प्राइम नोटेशन के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो वाई डबल प्राइम का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव, सिंगल प्राइम का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन को या यू लिखें या यू लिखें, बात एक ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल 2, फर्ज करें मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो ये है। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये रहा। ये थर्ड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर ज्यादा है। थर्ड ऑर्डर है, ये फर्स्ट टर्म थर्ड ऑर्डर की है, सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। तो जो पहली टर्म है इसका ऑर्डर ज्यादा है, तो ये इक्वेशन किस ऑर्डर की है? थर्ड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें, इसका ऑर्डर भी 1 से बड़ा है, ये सेकंड ऑर्डर है। इसका ऑर्डर 1 से बड़ा है, ये थर्ड ऑर्डर है। तो ये सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ, सिक्स्थ, अप टू nth ऑर्डर तक जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी इन सब को हम कहेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अगर अभी मैं प्राइम की नोटेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? y 3 प्राइम लगाऊंगा प्लस सिंगल प्राइम, 3 प्राइम का मतलब है थर्ड डेरिवेटिव, सिंगल प्राइम का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस y इज इक्वल टू ln x।
तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का एक और स्टाइल है। इस तरह लिखना ज़रा ज़्यादा आसान होता है बजाय इस तरह लिखने के, ठीक है। लेकिन हर एक के अपने अपने फ़ायदे हैं, उसकी तरफ नहीं जा रहे अब हम, ठीक है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठीक है, और 3 एग्जाम्पल्स के बाद जो है हम हम जाएंगे नेक्स्ट डेफिनेट, फिर आपको ऑर्डर समझ आ जाएगा कि हायर ऑर्डर का क्या मतलब है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो यूँ लिखी हुई है y डबल प्राइम प्लस y प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस एक्स। तो इसमें आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि इस इक्वेशन में आपने पावर्स नहीं देखनी है, ठीक है। ऑर्डर चेक करने के लिए, ऑर्डर चेक करने के लिए आपने डेरिवेटिव देखना है। ये जो डेरिवेटिव है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, y प्राइम है, यानी y का फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसका मतलब क्या है कि y का सेकंड डेरिवेटिव है। तो इसके अंदर दो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, जिसमें ये वाला कौन सा डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है। तो ये इक्वेशन किस ऑर्डर की हो गई है, सेकंड ऑर्डर की हो गई है, ठीक है। तो ये भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर इक्वेशन का ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ऑर्डर 1 से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसे हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की भी हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, ये जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनको हम कहते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन आप स्पेसिफिकली इसको कह सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, आप कह सकते हैं, बल्कि इसको हम कहेंगे इसी तरह कि ये सेकंड ऑर्डर है, इसको हम कहेंगे कि ये थर्ड ऑर्डर है। लेकिन जिनका ऑर्डर एक से ज़्यादा हो, उन सारी इक्वेशंस की जो एक फैमिली है ना, ठीक है, कि क्योंकि ये दो ही तो सिर्फ नहीं है ना, थर्ड ऑर्डर भी है, तो फोर्थ भी है, तो फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है, nth ऑर्डर तक डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। तो ये जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनका एक ही नाम रखा गया है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर भी आती है, थर्ड भी आती है, इन सब को हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो गया जी एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना हायर ऑर्डर की, इसमें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ने से पहले कि जी ये होता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है ना वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हायर ऑर्डर, अच्छा ये हमने पहली चीज़ डिस्कस कर ली है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि जी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है, तो आपने कह देना है सिंपली कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर है एक से ज़्यादा, वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब जी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है, और वो क्या है उसकी तरफ आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन DE का मतलब होगा डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ठीक है। इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं अब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, और हम देखेंगे कि उन डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ख़ास बात है, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा, वैसे हाई जब हम कहेंगे ना कि मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसका क्या मतलब है, या मेरे पास थर्ड ऑर्डर है या फोर्थ ऑर्डर है या फिफ्थ ऑर्डर है, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ डीवी का मतलब होगा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कांस्टेंट। अब ये जो मैंने बात लिखी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स का सहारा चाहिए। हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ से बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है बड़ी सिंपल सी, इस तरह से y डबल प्राइम, डबल प्राइम का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव है -5y प्राइम
और प्लस 6y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। याद रखिएगा, जिस इक्वेशन में, जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की है क्योंकि y के ऊपर डबल प्राइम है तो ये सेकंड ऑर्डर है। ये मैं सिर्फ बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये आप जहन में आपके बैठ जाए कि जी ये सेकंड ऑर्डर का इस तरह पता चलता है, थर्ड ऑर्डर इस तरह का पता चलता है, ताकि क्विकली आप बता सकें। ठीक है, जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो आपको जो टेक्निक यूज़ करनी होगी उसको यूज़ करते हुए आपको बड़ी आसानी होगी। ठीक है, अच्छा जी अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका हमने जिसका डेरिवेटिव लिया गया है। यहाँ डेरिवेटिव देखें किसका है, y का है, तो y आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर x भी है तो x आपका होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिसका डेरिवेटिव होगा वो डिपेंडेंट, जिसका डेरिवेटिव नहीं है वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें y का डेरिवेटिव लिया गया है x के रिस्पेक्ट से, तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट्स चेक करने हैं। किसके कोएफिशिएंट्स चेक करने हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोएफिशिएंट हमें किसके देखने हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के। यानी हमें y के और y के जितने भी डेरिवेटिव हैं उनके कोएफिशिएंट चेक करने हैं। आप जरा यहाँ पे आए, यहाँ देखें y डबल प्राइम का कोएफिशिएंट क्या है, 1। 1 क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। y प्राइम का कोएफिशिएंट क्या है, -5। -5 भी क्या है, एक कांस्टेंट है। y का कोएफिशिएंट चेक करना है 6, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट है। ये हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट चेक नहीं करेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ चेक करना है y के और उसके डेरिवेटिव के, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, इनके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये देखें y के और y के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स और लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के भी लेते हैं, वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के भी लेते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है एग्जांपल्स। ठीक है, और वहाँ से हमें बिल्कुल आइडिया बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि जी इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए जी एक और एग्जांपल लेते हैं। और अच्छा जी, एग्जांपल क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ d3y over dx 3 minus 2 d2y over dx square plus 4 dy over dx minus 8y is equal to 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें डेरिवेटिव चेक करें, क्लियरली डेरिवेटिव y का लिया गया है, तो y जो हमारा है ये हमारा है कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और x के लिहाज से लिया गया है तो x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गई जी, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आप देखें कि इसमें जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके जितने भी डेरिवेटिव हैं उनका कोएफिशिएंट चेक करना है। तो ये देखिए y का डेरिवेटिव है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। 1 भी क्या है, कांस्टेंट है। -2 भी कांस्टेंट है, और ये 4 भी कांस्टेंट है, और ये -8 भी कांस्टेंट है। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है वो थर्ड ऑर्डर की है क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ये रहा, थर्ड ऑर्डर का है। तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficients। ठीक है, अब हम एक और इक्वेशन लेते हैं। सपोज हम एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, और वो इक्वेशन ये रही, एक एग्जांपल 3। फर्ज करें मैं एक इक्वेशन ये ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप गौर से देखें,
ये y है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसका कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है। लेकिन आप इसको चेक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स, ये एक्स स्क्वायर इसका क्या है, कोएफिशिएंट है, ये डेरिवेटिव और ये उसका कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट इस वक्त कैसा है, वेरिएबल। यहां देखें डेरिवेटिव और ये इसका कोएफिशिएंट, ये वेरिएबल है। तो इसे हम कहेंगे कि जी ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स? देखें, इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव होगा, जैसे ये डेरिवेटिव है, इनके कोएफिशिएंट अगर वेरिएबल हो गए या y का कोएफिशिएंट वेरिएबल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिस ऑर्डर की भी है, लेकिन हम कहेंगे कि इसके कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये सेकंड पेज हो गया। अच्छा, मैं इस दफ़ा कोशिश करूँगा कि मैं ये जो लिख रहा हूँ मैं इसको अपलोड भी कर दूँ। ठीक है, वीडियो के नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा, इतनी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो बहरहाल अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और वेरिएबल कोएफिशिएंट की एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा पेज नंबर 3 है। ठीक है, एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। मान लें कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एग्जांपल देखें। फर्ज करें मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ये है d2y ओवर dx2 प्लस 3dy ओवर dx प्लस x इंटू y इज इक्वल टू 0। ये बात आप लोग नोट कर लें कि आप लोगों को कोएफिशिएंट चेक करने हैं। कोएफिशिएंट का जो चेक है वो किस पे लगेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, जिसका डेरिवेटिव लिया गया होता है। यहाँ डेरिवेटिव किसका है, ये देखें, ये y का फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये y का सेकंड डेरिवेटिव है। तो y का हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड, तो ये सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, अच्छा, ये सेकंड ऑर्डर की हो गई। अच्छा, ये मुझे बताएं, इसके कोएफिशिएंट चेक करें। सेकंड डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट, वेरी गुड। अच्छा, कांस्टेंट हो तो ये बहुत अच्छी बात है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये y है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव थे, तो इनके कोएफिशिएंट तो कांस्टेंट थे। ठीक है, लेकिन जो y का कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल है। तो हम क्या कहेंगे, याद रखें, डिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट या इसके डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट कोई एक भी वेरिएबल हो गया तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये है विद डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो दोबारा से सुन लें, डिपेंडेंट वेरिएबल का कोएफिशिएंट वेरिएबल हो गया या उसके डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट वेरिएबल हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है। यहाँ चेक करें ना आप लोग प्रीवियस एग्जांपल्स में, ये y है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट 1 है। ये इसका डेरिवेटिव है, इसका कोएफिशिएंट 3 है। ये डेरिवेटिव, इसका कोएफिशिएंट 1, सारे कोएफिशिएंट आपको 1 नजर आ रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देख लें, ये थर्ड ऑर्डर है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट 1, कांस्टेंट है, 1 जरूरी नहीं है। अगर यहाँ 4 भी होता तब भी इशू नहीं है, कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि अगर कोई आपसे कहे कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो आपके जहन में क्या आएगा? आपके जहन में सिंपल ये आना चाहिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसके जो डेरिवेटिव होंगे उनका कोएफिशिएंट कांस्टेंट होगा। ठीक है, सिंपल इज दैट। अच्छा जी, अब हम जो एक और टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, तो दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक के ऑर्डर क्या होता है
और एक हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट से क्या मुराद है और वेरिएबल कोएफिशिएंट से क्या मुराद है। ठीक है, अच्छा अब मैं बार बार हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लफ्ज़ शायद यूज़ ना करूं, ठीक है, इस लेक्चर के बाद। उसकी वजह ये है कि फ़र्स्ट ऑर्डर जो हमने पढ़ लिया है वो फर्स्ट ऑर्डर तो की जितनी भी टेक्निक्स हमने लगानी थी, जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड थी, वो अब आप एक अपने दिमाग में एक अलग से फोल्डर में उसको रखें और इसके साथ मिक्स नहीं करना है आपने। ठीक है, चले जी, अब हम एक और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन वो ये है कि जी होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, सबसे जो पहला पॉइंट है मेरा इस टॉपिक पर, जो मैं अक्सर बच्चों को बताता रहता हूँ, कि जो फर्स्ट ऑर्डर में हमने डिस्कस किए थे ना, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें तो वो कदरे डिफरेंट है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों को आपने मिक्स नहीं करना है। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस का मतलब कुछ और होता है और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल में इक्वेशन में होमोजीनियस का मतलब कुछ और है। आपने दोनों को मिक्स नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर आपने पढ़ लिए वो उसकी टेक्निक्स, उसकी टर्मिनोलॉजीज आपने हायर ऑर्डर के साथ मिक्स नहीं करनी है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं जी सोर्स टर्म, या एक टर्मिनोलॉजी है जो मैं अक्सर यूज़ कर रहा होता हूँ, सोर्स टर्म या नॉन होमोजीनियस टर्म। ठीक है, तो ये क्या होती है जी, सोर्स टर्म से क्या मुराद है, या सोर्स टर्म के दो नाम है, नॉन होमोजीनियस टर्म के नाम से भी आपको मिलेगा। अगर आपको ये सोर्स टर्म समझ में आ गया ना, या नॉन होमोजीनियस टर्म समझ में आ गया, तो आपको ये ऊपर जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सोर्स टर्म क्या होती है? ठीक है, सोर्स टर्म ठीक है, अच्छा सोर्स टर्म एक जरूरी नहीं है कि एक हो, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। एस टी का मतलब होगा सोर्स टर्म। ठीक है, तो अगर कोई टर्म है, वो टर्म्स डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उनको सोर्स टर्म कहेंगे if it is free from dependent variable। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए मैं इसी पेज पे एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ काफी एग्जांपल्स आ जाएंगे। एग्जांपल 1, y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू ln x। अच्छा, अब आपने बहुत गौर से सुननी है मेरी बात, कि सबसे पहले आपने ये इक्वेशन के अंदर देखना होता है, जब आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, अभी तो हम इंट्रोडक्शन में, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने डायरेक्ट हमला नहीं करना सॉल्यूशन पर। ठीक है, आपने थोड़ी सी पहले इक्वेशन की एनालिसिस करनी है। सबसे पहले ये देखना है ये किस ऑर्डर की है, ये सेकंड ऑर्डर की है। फिर कोएफिशिएंट चेक करना है। ये देखें y डबल प्राइम, इसका कोएफिशिएंट 1, y प्राइम का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 4, तो कांस्टेंट है कोएफिशिएंट। और कोएफिशिएंट किसके देखने हैं? कोएफिशिएंट हमेशा आपने देखने हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है चेक करो, y है, क्योंकि
y जो है उसका डेरिवेटिव लिया गया है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सिंपल। अब आपने क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वो टर्म तलाश करनी है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो, ठीक है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, एब्सेंट हो। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आप लोगों ने बताया है कि y, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल एब्सेंट हो या उसके डेरिवेटिव एब्सेंट हो, ठीक है। अब आप यहाँ चेक करें, यहाँ तो जनाब इस टर्म के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, यहाँ भी y है, मतलब y है का मतलब है कि उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ भी y है। ये टर्म बहुत खास टर्म है, इस टर्म को चेक करें, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, या यूं समझ लें, आप इसकी डेफिनेशन यूं भी कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। इस टर्म के अंदर सिर्फ x है, x से मुराद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस टर्म को हम कहेंगे सोर्स टर्म या नॉन होमोजीनियस टर्म। अच्छा, सिंपल भाषा में ये याद रखिएगा ना, जिस टर्म में y नहीं होगा, लेकिन ये y से आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हो सकता है कि इक्वेशन के अंदर y और x दोनों ना हो, t और q हो, f और ईटा हो, थीटा और जीटा हो, हमें क्या पता है। तो आपने याद रखना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, आम फहम बात है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, जिसका डेरिवेटिव लिया गया है, किसका डेरिवेटिव लिया गया है, y का, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, किसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लिया गया है, x के रिस्पेक्ट से, तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस टर्म की क्या खास बात है, इस टर्म की खास बात यह है, इसमें ना y है ना y के डेरिवेटिव, यूं लिख देता हूं, चले, ठीक है। तो term in a differential equation is said to be source term if it is free from dependent variable या उसके डेरिवेटिव से फ्री हो, ठीक है, न तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए ना उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो वो टर्म कहलाएगी सोर्स टर्म, तो ये सोर्स टर्म है, ठीक है। अच्छा जी, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेने जा रहा हूँ, y ट्रिपल प्राइम प्लस 3y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें देखें कि इसमें, अच्छा, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल तो इसमें y है, ठीक है, देख रहे हैं आप, y का डेरिवेटिव लिया गया है ये, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम बाय डिफॉल्ट सपोज करेंगे कि x है, क्योंकि इधर कुछ और वेरिएबल तो हमें नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम हमारे कोर्स में जब डेरिवेटिव लिया गया होगा, और अगर इसको मैं इस वाली नोटेशन में लिखता, तो इस वाली नोटेशन में तो बड़ा क्लियर हो जाता है ना। देखें, अगर आप ये वाली नोटेशन यूज़ करते हैं, ये ऑपरेटर वाली, तो इससे में तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लिया गया है। लेकिन जब आप प्राइम वाली नोटेशन यूज़ करते हैं, ये वाली, इसमें ये पता नहीं चलता कि आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत में चूँकि इसमें अच्छा, यहाँ चीज़ कदरे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ देखिए y का डेरिवेटिव है सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर y है, और यहाँ x भी आ गया। तो ये x हमें ये बता रहा है कि असल में इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। तो यहाँ से तो पता चल गया हमें, लेकिन यहाँ पे कदरे चीज़ें मुश्किल पड़ रही हैं हमें कि y का तो डेरिवेटिव है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा किसके लिहाज से है, तो हम सपोज करेंगे कि वो x के लिहाज से है, ठीक है, हमारे कोर्स में। तो ये y का ट्रिपल प्राइम है, ये भी y का प्राइम है, ये भी y डबल प्राइम है, ये y है। तो इस इक्वेशन के अंदर क्या खास बात है कि इस इक्वेशन के अंदर सोर्स टर्म नहीं है। सोर्स टर्म वो होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसमें यूं समझ लीजिए, शायद ज़्यादा आसान हो, जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है, इसमें x नहीं है, ठीक है, एक ऐसी टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या कोई कांस्टेंट हो। तो लिहाजा ये जो इक्वेशन है, इसमें इंडिपेंडेंट, इसमें सोर्स टर्म नहीं है। तो जिस इक्वेशन में सोर्स टर्म नहीं होती है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस, और जिसमें होती है उसे कहते हैं नॉन होमोजीनियस, ठीक है। लेकिन हम इस तरफ जाने से पहले ज़रा सोर्स टर्म को और एक्सप्लेन करूँगा मैं, तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सोर्स टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2-3 एग्जांपल्स लेने होंगे। तो
तो वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और ताकि हमारे लिए चीज़ों को समझना ज़रा आसान हो जाए। अच्छा जी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। दिस प्लस 6y इज इक्वल टू साइन 4x। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप देखें, इस टर्म को गौर से देखें, ये वाली टर्म, ये सोर्स टर्म है। इस टर्म की क्या खास बात है? इसको डिफरेंट टीचर, डिफरेंट किताबें डिफरेंट तरीकों से लिखती हैं, ठीक है। इस टर्म की खास बात यह है कि इसमें y नहीं है या उसका डेरिवेटिव नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, x है। इसमें इसमें ये जस्ट फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। तो सोर्स टर्म की एक और डेफिनेशन ये भी होती है कि अ टर्म या एन एक्सप्रेशन, टर्म कह लें, ठीक है, इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन which is either constant or depends upon। ये डेफिनेशन कदरे आसान है, तो आप लोग इसी को नोट कर लें, ठीक है। ये अब आप इस टर्म को देखें, साइन 4x को, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर है, और वो कौन सा है, x है, विच इज इधर कांस्टेंट और ओनली डिपेंड अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर सिर्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, लफ्ज सिर्फ याद रखना है आपने, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो ये सोर्स टर्म है, दिस इज अवर सोर्स टर्म। और अगर सोर्स टर्म मौजूद है, ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मैं भी एग्जांपल्स दूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा आप लोग वेट करें, ठीक है। अच्छा जी, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, और एक और इक्वेशन लेते हैं। ये देखें, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इस टर्म के बारे में आप क्या कहते हैं? ये टर्म क्या है? कांस्टेंट है। तो जब कोई टर्म आपको क्या मिल जाए, अ टर्म इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ईदर कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे? सोर्स टर्म या नॉन होमोजीनियस टर्म, ठीक है। तो अगर सोर्स टर्म मौजूद होगी, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा जी, वो इक्वेशन क्या होगी? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सोर्स टर्म को कैसे पहचानेंगे? पहचानने का तरीका ये है कि सोर्स टर्म की दो बातें होंगी, ठीक है। या तो टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म नजर आ जाए आपको, अगर कांस्टेंट टर्म नजर आ गई तो समझे सोर्स टर्म है। और अगर ऐसी टर्म नजर आ गई जिसमें ओनली क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो समझे कि वो सोर्स टर्म है। तो सोर्स टर्म की पहचान बहुत आसान है, ठीक है। और सोर्स टर्म ज्यादा लोग नहीं यूज करते हैं, ज्यादा लोग यूज करते हैं नॉन होमोजीनियस टर्म, ठीक है। तो सोर्स नॉन होमोजीनियस टर्म की पहचान क्या है? अगर कोई टर्म कांस्टेंट है तो उस इक्वेशन के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट टर्म मिल गई तो हम क्या कहेंगे कि वो सोर्स टर्म है। अगर कोई ऐसी टर्म मिल गई जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसे भी हम सोर्स टर्म कहेंगे, ठीक है। तो ये सोर्स टर्म्स की मिसालें हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड वन, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा जी, एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, डी एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 3 dx ओवर dt प्लस 3x इज इक्वल टू
साइन टी। अच्छा जी, सबसे पहले ये तयन करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, विच इज़ वेरी सिंपल। इसमें देखिए डेरिवेटिव किसका लिया गया है, इसका। अच्छा, यहाँ से देख लें, ज़्यादा आसान लगेगा आपको। डी एक्स ओवर डी टी, तो एक्स का डेरिवेटिव लिया गया है तो एक्स आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और टी के लिहाज से लिया गया है तो टी आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब आप इस टर्म को गौर से देखें। इस टर्म के अंदर ये आप सोर्स टर्म को कैसे पहचानेंगे? दो बातें हो सकती हैं। अगर ये दो बातों में से कोई एक बात हो गई तो वो सोर्स टर्म है, या तो वो कांस्टेंट हो, नहीं जी ये कांस्टेंट नहीं है, या फिर ऐसी टर्म हो जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो इसमें देखिए, इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टी है एक्स नहीं है, तो ये हमारी कौन सी टर्म कहलाएगी? सोर्स टर्म। और अगर सोर्स टर्म मौजूद है तो इसका मतलब है कि इक्वेशन क्या होगी? नॉन होमोजेनियस। ठीक है, और एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और फिर चीज़ों को समराइज करते हैं, स्पेशली होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, और d2y ओवर dx2 माइनस 2dy ओवर dx प्लस 3y इज इक्वल टू cos x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका डेरिवेटिव लिया गया है y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जिसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया गया है वो है x। ठीक है, इस टर्म को आप गौर से देखें, क्या खुसूसियत है इस टर्म की? इस टर्म में सिर्फ क्या है? दिस टर्म only depends upon x, और x क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी टर्म जो सिर्फ x पे यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती हो उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स टर्म। तो ये हमारी क्या है? सोर्स टर्म है। तो सोर्स टर्म है, अगर सोर्स टर्म मौजूद होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है? नॉन होमोजेनियस। ठीक है, अच्छा जी, अब कुछ मिसालें लेते हैं हम। अच्छा, इसमें देखिएगा, इसमें परेशानी हो नहीं, इसमें ये पूरी दो टर्म्स हैं। ठीक है, और इनको मैं ब्रैकेट में बंद करके एक टर्म्स भी बना सकता हूँ, आपको पता ही है। तो ये पूरी जो ये राइट हैंड साइड है ना, ये पूरी राइट हैंड साइड ये सोर्स टर्म है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कुछ मिसालें लेते हैं। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ठीक है, और होमोजीनियस की एग्जांपल्स कैसे लेंगे जी? तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ होमोजीनियस की, ये देख लें आप लोग। फर्ज करें मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यू लिखी हुई है d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम टर्म बाय टर्म देखेंगे। इसमें चेक करें, क्योंकि आपको सोर्स टर्म तलाश करनी है, ये तो सोर्स टर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि सोर्स टर्म की पहचान ये होती है कि उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, या कांस्टेंट होता है, तो ये तो कांस्टेंट भी नहीं। ठीक है, तो इसमें पहले ये देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है? y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका x। ठीक है, तो आपने एक ऐसी टर्म तलाश करनी है जिसमें सिर्फ ये हो। ठीक है, तो ये तो डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, या y है, और इसमें ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ x हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस दोनों को कंपेयर करें ना, इसमें ये वाली जो टर्म है इसमें x नजर आ रहा है आपको, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहा है आपको। तो ये सोर्स टर्म है, इसमें सोर्स टर्म है ही नहीं। तो जिसमें सोर्स टर्म नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
और सोर्स टर्म की पहचान क्या होती है, याद रखें आप कैसे इस इक्वेशन में 3 टर्म्स है, 1 2 3, ठीक है। ये राइट हैंड साइड को भी कह देंगे, चले ये 0 है, ये एक टर्म है। इन 3 टर्म्स में आप देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोर्स टर्म को हम पकड़ेंगे कैसे। सोर्स टर्म को ऐसे पकड़ेंगे कि सोर्स टर्म या तो ऐसी टर्म को कहते हैं हम जो कांस्टेंट हो, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये सोर्स टर्म नहीं है। या ऐसी टर्म जिसमें सिर्फ एक्स हो, ऐसी भी कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब है सोर्स टर्म है ही नहीं। सोर्स टर्म नहीं होगी तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम इसको समराइज करते हैं। तो सोर्स टर्म को हम कैसे पकड़ेंगे, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सोर्स टर्म की दो बातें होती हैं, या तो क्या होगा जी, कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो कोई कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म को भी हम सोर्स टर्म कहेंगे, ठीक है। या और ऐसी टर्म हो टर्म ओनली डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसे हम कहेंगे सोर्स टर्म, ठीक है। अगर सोर्स टर्म इफ सोर्स टर्म एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट कर जाती है तो इक्वेशन हो जाएगी जनाब नॉन होमोजीनियस। और अगर सोर्स टर्म जो है वो नहीं है, ठीक है, जीरो है, जीरो का मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी जी, होमोजीनियस। तो अगर सोर्स टर्म एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, तो फिर तो वो नॉन होमोजीनियस, अगर सोर्स टर्म नहीं है तो फिर वो होमोजीनियस, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद थोड़ा सा रिकॉल करेंगे इस लेक्चर को एक एग्जांपल दे के, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली हम ये देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। असल में हमने ये क्यों किया, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि जी होमो सबसे पहले हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो हमने कहा कि जी जिसका ऑर्डर एक से ज़्यादा हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन अप टू nth ऑर्डर तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उन्हें हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। फिर हमने कहा अच्छा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक और भी टर्मिनोलॉजी थी कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, इनका क्या मतलब है। तो हमने देखा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, यानी हमारे यहाँ की ज़्यादातर y होता है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसके कोएफिशिएंट चेक करने हैं और उसके डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट चेक करने हैं। अगर वो कांस्टेंट है तो हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, और अगर वो वेरिएबल है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है। सिमिलरली अगर हमने एक और चीज़ डिस्कस की कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और नॉन होमोजीनियस क्या होती है, उसके लिए हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की, एक टर्म यूज़ की, सोर्स टर्म या नॉन होमोजीनियस टर्म। तो हमने कहा कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर सोर्स टर्म होगी तो वो नॉन होमोजीनियस होगी, जिसमें नहीं होगी वो होमोजीनियस होगी। और सोर्स टर्म की पहचान क्या है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि ये सोर्स टर्म है या नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तो बहुत सारी टर्म्स होंगी। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये टर्म होमोजीनियस है, सॉरी सोर्स टर्म है, या ये टर्म सोर्स टर्म नहीं है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप ये करें कि इक्वेशन को देखें, और अगर इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म नज़र आ गई तो इसका मतलब है ये सोर्स टर्म है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप ऐसी टर्म तलाश करें जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स हो। अगर ऐसी टर्म आपको मिल गई तो इसका मतलब है ये सोर्स टर्म है, और अगर वो भी आपको नहीं मिली तो इसका मतलब है इक्वेशन के अंदर कोई सोर्स टर्म नहीं है। इक्वेशन के अंदर सोर्स टर्म नहीं होगी तो फिर वो क्या होगी, वो होमोजीनियस होगी अगर सोर्स टर्म ज़ीरो हो गई है, और अगर सोर्स टर्म एग्जिस्ट करती है तो फिर वो नॉन होमोजीनियस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर भी बना लेंगे और आपसे शेयर भी कर लेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।